नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान का दिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बने एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और लगातार प्रयासों का नतीजा आज जेवर एयरपोर्ट के रूप में सामने है। 11,200 करोड़ की लागत से बने करीब 1.5 करोड़ यात्रियों की क्षमता और दावा कि ये एयरपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आर्थिक ताकत देगा। कनेक्टिविटी मजबूत होगी, रोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे, रियल एस्टेट में तेजी आएगी और यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के जेवर तक हर इलाका विकास की नई कहानी लिखेगा। ताजमहल से लेकर के कुंभ तक का सफर आसान हो जाएगा और उत्तर प्रदेश पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभरेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जेवर एयरपोर्ट 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह प्रोजेक्ट विकास की उस राजनीति को मजबूत करेगा जिस पर बीजेपी अपना भरोसा जता रही है? आज की बहस में इसी पर होगी चर्चा कि क्या जेवर एयरपोर्ट बनेगा 2027 की जीत का रनवे। ये बड़ा सवाल, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा कि क्या विकास की रफ्तार योगी सरकार को फिर से सत्ता तक पहुंचा देगी। हम मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तपती राजनीति में आज एक नया रनवे तैयार हो चुका है। नाम है जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दावा यह है कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दावा यह भी कि इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ कंक्रीट का एक विशाल ढांचा है या फिर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का एक केंद्र बनेगा? एक तरफ सत्ता पक्ष से नए भारत का नया द्वार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर बार बार इसकी तारीखें क्यों बदल रही हैं। क्या जमीन देने वाला किसान आज भी पुनर्वास की फाइलों में अटका हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 के चुनावी रण में जेवर एयरपोर्ट ही जीत का सबसे बड़ा लैंडिंग गियर साबित होगा? इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपने मेहमानों से आइए परिचय करा देते हैं। तो देखिए, करीब 11,200 करोड़ की लागत है। 1.2 करोड़ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नया जो एयरपोर्ट तैयार हुआ है, नाम है जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या बड़ा सवाल यह है कि क्या ये उत्तर प्रदेश का गेटवे बनेगा और उत्तर प्रदेश का गेटवे बनकर के पूरे भारत का ये जेवर बनने वाला है? क्योंकि पास में ही हम देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर पाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। इन तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आज लेंगे कि क्या ये सिर्फ कंक्रीट का एक विशाल ढांचा है या फिर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का केंद्र बनने जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे नए भारत का द्वार बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर बार बार इसकी तारीखें क्यों बदल दी गई हैं। लेकिन विपक्ष से भी सवाल यही है कि देखिए, आपकी सरकार में अगर आप कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट की नक्शे कदम हमने रखी थी, इस एयरपोर्ट की मंशा हमने बनाई थी, तो आखिरकार धरातल पर क्यों नहीं उतार पाए? क्या जमीन देने वाला किसान आज भी पुनर्वास की फाइलों में अटका हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2027 के चुनावी रण में जेवर एयरपोर्ट ही जीत का सबसे बड़ा लैंडिंग गियर साबित होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त जेवर एयरपोर्ट से जुड़े हैं, जो अब धरातल पर उतरने जा रहा है। और इसी के साथ नोएडा, दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा और तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले इससे जुड़ेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश इससे फ़ायदा किस तरह से उठाएगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। और दिलचस्प होगा देखना कि उत्तर प्रदेश की इंफ्रा को इससे एक बहुत बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ का बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। 2027 का चुनाव भी है, आज से 9 महीने बाद 2027 का चुनाव। 2027 से चुनाव से पहले, ठीक पहले, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये गहना जो पहनाया जा रहा उत्तर प्रदेश को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उनके विकास पर एक मोहर लगाएगा?
क्या आने वाले समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो उन उम्मीदों पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो खड़ा और खरा उतर पाएगा कि नहीं? एयरपोर्ट बनेगा तो निवेश भी आएगा, हजारों लोगों का निवेश आएगा, लेकिन सवाल ये है हजारों करोड़ों का निवेश आएगा, लेकिन स्थानीय युवाओं के लिए भी कि क्या व्यवस्थाएं कुछ की गई हैं एयरपोर्ट के भीतर? ये इस वक्त जो बुनियादी सवाल हैं उन बुनियादी सवालों के भी हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। आर्थिक प्रभाव से भी देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए अगर ये एयरपोर्ट खड़ा हो रहा है तो आर्थिक प्रभाव इसका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सार्वजनिक मंचों से कह दिया है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में निवेशकर्ताओं को एक आकर्षित करने का एक बेहतरीन साधन है कि आइए, विश्व का एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सुगमता से आइए और पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कीजिए इस एयरपोर्ट से। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितना साझेदारी निभाएगा, ये भी एक सवाल है। आइए अपने मेहमानों से आइए परिचय करवा देते हैं, रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अविरल मलिक, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। लाइए गेस्ट को स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से राकेश प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार जी जुड़ रहे हैं। धनोज कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। आइए सबसे पहले अविरल मलिक, आपके पास आऊंगा। ये एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दावा है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैसे देखती है बीजेपी इसको? 27 की चाबी इससे खुलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक विषय इस तरीके से एयरपोर्ट का और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए विकास की, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो या भारतीय जनता पार्टी किसी भी शासित राज्य का विषय हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करने वाली पार्टी और धरातल पे विकास करने वाली पार्टी है और विकास पे ही चर्चा होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है, डेवलपमेंट पे ही बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे ही डिबेट होनी चाहिए। और जहां तक विषय है इस तरीके से डेवलपमेंट का, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की अगर पथ की बात कर जाए तो उस पर आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक विषय इस तरीके से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का, सर्वांगीण विकास का, चौमुखी विकास का, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मजबूती के साथ विकास हो रहा है। और जहां तक अगर बात करी जाए देश के किसी भी राज्य की, जहां बीजेपी शासित राज्य है, चाहे वो सिविल एविएशन का अगर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट के, तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट की बात कर ली जाए, चाहे सिविल एविएशन की बात हो या फिर एक तरीके से डिफेंस कॉरिडोर का विषय हो, डिफेंस सेक्टर की बात हो, तो मजबूती के साथ देश निरंतर प्रगति कर रहा है। और बिल्कुल स्पष्ट है, विकास के आधार पर जनता वोट देती है और विकास की चर्चा होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ इसी के आधार पर चुनाव होता है और होना चाहिए। एक ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं सबसे। राकेश प्रजापति जी, जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो था वो समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया हुआ था और आज चूंकि 29 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की दादरी में जो महारैली होने जा रही है, चर्चा करेंगे विस्तार से। महारैली के होने की वजह से एक दिन पहले 28 तारीख को आनन फानन में अभी जेवर एयरपोर्ट का 70% काम पूरा हुआ है, 30% काम पूरा भी नहीं हुआ है। लेकिन आनंद फानन में हमने शुरू किया था, फीता ये काटे हैं, और समाजवादी पार्टी का तो यही राग ही रहता है कि शुरू हमने किया, फीता ये काट लिए, क्रेडिट ही ले गए। चलिए, धनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े, आऊंगा विस्तार से चर्चा करूंगा इस पर। राकेश जी, धनोज कुमार जी, सर एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ होंगे, कैसे देख रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर उतरता है, धरातल पर उतर रहा है, और बीजेपी का दावा है कि रिकॉर्ड समय में हमने इसको उतार दिया है, क्या अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तेज रफ्तार में ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक हो पाएगा या फिर एक बड़ी हाथी, सफेद हाथी बनकर रह जाएगा?
आर्थिक दृष्टि सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है धनुष जी, आ रही है। जुड़ रहे हैं शहर, बढ़ रही है रफ्तार की शान। जुड़ रहे हैं शहर, बढ़ रही है रफ्तार की शान। नोएडा एयरपोर्ट से ऊंचा हो रहा भारत का मान। देखिए, अगर मैं पक्ष की बात करूं, विपक्ष की बात करूं, दोनों, मैं दोनों बात करूंगा, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। पक्ष की बात यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत देरी से हुआ। इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले पूरा हो जाना था, लेकिन इस एयरपोर्ट से रोजगार के रास्ते खुलेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, कोने कोने तक लोग जुड़ेंगे। लेकिन क्या उस एरिया के रहने वाले लोग जिसका जमीन अधिग्रहण किया गया उसके साथ सामाजिक न्याय हुआ? क्या उनका मान मनोबल बढ़ा? क्या क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिला? ये सब सवाल है एक पत्रकार के नाते, क्योंकि जो अगर हम जेवर की बात कर ले, वो पूरा एरिया, नोएडा का पूरा एरिया जो कि ग्रामीण एरिया, जहां आज से 20, 25, 30 साल पहले बिल्कुल खेती बाड़ी, एक यूं कह लीजिए ऐसे जमीन था। चलिए इस जगह पर इतना बड़ा धनुष जी, आऊंगा आपके पास। तमाम आपने प्रश्न उठा दिए, यही जवाब ले लेते हैं हम बीजेपी से। अव्वल भाई, जो धनुष जी कह रहे हैं, एक एयरपोर्ट के साथ कई सवाल। आप देखिए, कह रहे हैं कि 2021 में होता है इसका शिलान्यास, आते 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 2026 27 आने वाला है। क्या इसीलिए सरकार वेट कर रही थी? क्या चुनाव आने दीजिए, हम जेवर पहना देंगे उत्तर प्रदेश को? दूसरा सवाल ये है कि जो धनुष जी उठा रहे हैं कि क्या सबको न्याय मिला है? वहां पर किसानों को, जो विस्थापित किसान है, उनको न्याय मिला क्या? अविरल मलिक जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से किसानों के हित की, न्याय की बात हो, या फिर एक तरीके से बात हो डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की, चौमुखी विकास की, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। और किस तरीके से विकास हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा, डेवलपमेंट के आधार पे निश्चित रूप से हमारी सरकार चल रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। अविरल भाई, इसमें कोई संशय नहीं है कि विकास की गंगा जो है आपने बहाई। अधिकार है सवाल उठाने का। अविरल भाई, रोकूंगा आपको। अविरल भाई, रोकूंगा आपको। समस्या का हल हो, हर पीड़ा का हल हो, यही हमारा लक्ष्य रहता है। अविरल मलिक, रोकूंगा आपको। अविरल भाई, विकास की गंगा तो आपने भाई, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है कि आपकी सरकार ने धरातल पर इसको उतारा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये विकास की गंगा जो बहाती चली गई बीजेपी की सरकार, वो उसमें देरी क्यों हो गई? अब मुद्दा ये है, 2021 से शुरुआत होती है, 27 आने वाला है। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से धरातल पर विकास का, तो निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है धरातल। महाराज अविरल मलिक, 21 से 27 इतनी देरी क्यों? विकास की गंगा इतनी धीमी क्यों चली? नहीं, देखिए, जहां तक विषय है, अगर पर्टिकुलरली इसकी बात कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार से देरी ना हो, किसी रूप में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, ये हमारा निश्चित रूप से लक्ष्य रहता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए देरी होने की, तो निश्चित ही अगर सारे प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए, इसी आधार पर अगर बात की जाएगी, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश हो या देश भर हो, केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, मजबूती के साथ निरंतर प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में समाजवादी पार्टी उठा रही है, राकेश जी उठा रहे हैं कि हमने शिलान्यास किया, हमने इस प्रोजेक्ट को लाया, फीता आपने काट दी। अब बताइए। अविरल जी, अविरल मलिक, आइए, चलिए राकेश जी के पास चल लेते हैं। अविरल जी से संपर्क शायद इस वक्त टूट गया है। राकेश भाई, जब आप कह रहे हैं, आपने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की, भाई क्यों नहीं आपने धरातल पर उतार पाया? आपकी सरकार ने कहां विफलता रह गई? बिल्कुल विफलता इसलिए मत कहिए, क्योंकि देखिए
भाई 5 साल हमें मौका मिला, 5 साल के अंदर मात्र 22 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसा एक्सप्रेस वे पूरे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उस समय का बनाने का काम भारत अगर किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। एकाना स्टेडियम जैसा स्टेडियम, राकेश जी, जेवर एयरपोर्ट का बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता हमारे अफजल मलिक जी से एक प्रश्न किया, वही प्रश्न मैं कर लेता हूँ अफजल मलिक जी से। अफजल मलिक जी अगर सुन रहे हो तो ये पिछले, इन्हें तो 9 साल हो गई ना, समाजवादी पार्टी तो केवल 5 साल सत्ता में रही, इन्हें 9 साल हो गए। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, हमने उत्तर प्रदेश में मेट्रो ला दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, डायल 100 लाया, हमने एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया, तो क्रेडिट तो लिया आपने ना, इसका भी क्रेडिट आपको लेना चाहिए था। जेवर एयरपोर्ट को रिकॉर्ड समय में उतारना चाहिए था धरातल पर। उसका समय होता है ना, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। 5 साल कम होता है क्या? कोई भी, हाँ मैं उसी पर बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम, कोई भी एक ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, कोई एक ऐसा काम जो पिछले 9 सालों में जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और जिसका उद्घाटन भी इन्होंने इनके द्वारा किया गया हो, मुझे एक काम बता दें। आगरा गंगा एक्सप्रेस वे बनाने की बात ये कर रहे थे और इन्होंने ये कहा था 2024 का कुंभ नवाएंगे, 24 निकल गया, 25 निकल गया और 26 भी निकल जाएगा और अभी तक गंगा एक्सप्रेस वे शुरू नहीं हुआ। ऐसे ही जेवर का मैं बताता रहा हूँ, जेवर ये स्टार्ट नहीं होना था, जेवर का शिलान्यास अभी नहीं होना था, जेवर में अभी 30% काम नहीं हुआ है, केवल 70% काम हुआ है और आनंद फानंद में किया जा रहा है, क्योंकि परसों माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव। अविरल जी, आनंद फानंद में किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। अब बताइए, 27 का चुनाव है सिर पर। नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद है, वो अपना विषय रख रहे हैं, वो अपना विषय रखे, लेकिन आपने काट दिया विषय है जो ग्राउंड लेवल पे स्पष्ट है। मैं समझता हूँ हमारा डेवलपमेंट का उद्देश्य है और डेवलपमेंट का ही हर राजनीतिक दल का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विकास के आधार पर हम पूर्ण रूप से काम करते हैं। हर वर्ग का विकास हो, गरीब पिछड़े आदिवासी सबका विकास हो, देश भर का विकास हो, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके इसकी हम बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विश्वगुरु भारत की निश्चित रूप से हम बात करते रहे और उसी पे अड़िगे हैं। और जिस तरीके से मजबूती के साथ देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश के निर्माण का विषय हो, नंबर 1 राज्य के निर्माण का विषय हो, तो निश्चित रूप से गर्व का विषय है। इकोनॉमी के मजबूत होने का विषय हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विषय हो, उत्तर प्रदेश में भी एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, कुछ ठीक है। अविरल भाई, सब कुछ ठीक है। विकास की गंगा अपने भाई, हमने पहले भी कहा, और जहाँ तक पर्टिकुलर विषय है अविरल भाई, निश्चित ही इस तरीके से ठीक है, मानूंगा विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संशय है क्या? और ये अगर कोई विकास हो रहा है, आवाज मिल पा रही है आपको तो थोड़ा सा मैं बोल लूं। वो अखिलेश जी के लिए समाज, अविरल भाई, अविरल जी, देखिए, विकास की गंगा अपने भाई उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संशय नहीं है भैया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो पूछ रही है इस वक्त सवाल जेवर एयरपोर्ट को लेकर के कि 30% काम भी नहीं हुआ है और ये जनता को सौंपने जा रहे हैं। ये राम मंदिर वाला जैसे कि आधा अधूरा निर्माण जो आरोप लगा था और उसके बाद जनता को सौंप दिया गया, चुनाव सर पे था, ऐसा क्यों? देखिए, जो धरातल पे है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरीके से धरातल पे काम हुआ है और विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है। जो हमने कहा वो हमने किया, पूरा करने का काम किया। और मैं समझता हूँ अगर समाजवादी पार्टी का विषय हर राजनीतिक दल अपने दावे पार्टी का विषय रखता है और हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो जनता के मध्य मजबूती के साथ जाए। और मैं समझता हूँ ये अच्छी प्रतिस्पर्धा है कि विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है अधिक से अधिक और विकास के मुद्दे पे ही प्रतिस्पर्धा करने का काम किया जा रहा है। धर्म, जात, भाषा, लिंग, इन चीजों से ऊपर उठ के, नस्लीय भेद से ऊपर उठ के विकास पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिबेट हो रही है। यही हमारे देश के लिए बड़ी बात है, कामयाबी की बात है। और विश्वगुरु भारत का निर्माण इसी प्रकार से निश्चित रूप से होगा। 2047 का जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत शीघ्र पूरा होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। बहुत शीघ्र पूरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर दिया आते आते, ये आरोप लग रहा है राकेश भैया। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि हमने शुरुआत की लेकिन धरातल पर आप भी नहीं उतार पाए, राकेश प्रजापति।
देखिए मैंने पहले ही कहा था आपसे कि कई चीजें जो धरातल पे, जो चीजें हमने उतारी थी धरातल पे आई, बहुत सी चीजें मात्र 22 महीने के अंदर बताइए कोई भी एक्सप्रेस वे पूरा हुआ हो। इन पर एक एक्सप्रेस वे नहीं बन पा रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे 7 साल से ज्यादा हो गए चलने, 7 साल से ज्यादा हो गए। योगी सरकार दावा करती है कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का जाल हमने पूरे देश में आज बिछा दिया है, चाहे वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, यमुना एक्सप्रेस वे से लेकर के तमाम ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जिस पर दावा करती है कि जिनका आपने बनाया था उसको रेनोवेट भी हमने किया। अब बताइए। सुनिए सर, यमुना एक्सप्रेस वे इन्होंने नहीं बनाया। यमुना एक्सप्रेस वे बहुजन समाज पार्टी द्वारा और बहन मायावती द्वारा बनाया गया था। फिर पूछना चाहता हूँ, ये स्टेडियम ये बनारस में बना रहे थे, एक स्टेडियम बनारस में बना रहे थे। आज कितने साल हो गए उस स्टेडियम को बनते हुए? मेरे ख्याल से 7 साल कंप्लीट होना जा रहा है बनारस को। वो बनारस का स्टेडियम भी ये पूरा नहीं कर पा रहे, गंगा एक्सप्रेस वे ये पूरा नहीं कर पा रहे, कोई भी। और जेवर की बात जो कर रहे हैं, फिर ये बार बार ये कहते हैं हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, कितने एयरपोर्ट बना दिए। मुझे इतना बता दें, एयरपोर्ट जितने एयरपोर्ट बने हैं उन एयरपोर्ट में फ्लाइट किस किस चल रही है और कितनी चल रही है? अब पता चल रहा है बरेली जैसे बरेली में शुरू कर दिया है, एक फ्लाइट मात्र पूरे दिन में, एक फ्लाइट पूरे दिन में है, एक लखनऊ के लिए, एक दिल्ली के लिए और एक मुंबई के लिए। बस तीन जगह को फ्लाइट है। अरे उसकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो? और कितने चल रहे हैं? ये सिर्फ देखिए मैं बताऊं, ये सिर्फ केवल फीता काटने का काम करते हैं। फीता काटने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। 2 काम है इनके, फीता काटना और नाम बदलना। नाम बदलने का काम कर देंगे, फीता काटने का बात कर रहे हैं। अभी हमारे अफजल मलिक कह रहे हैं। मैं जाऊंगा धनुष जी के पास जल्दी से। अविरल भाई, समाजवादी पार्टी को आपने सुना, कह रहे हैं फीता काटने का काम आप लोग सिर्फ करते हैं, क्रेडिट लेने के काम आप लोग बस करते हैं चुनाव आते ही जेवर एयरपोर्ट का। नहीं देखिए, जहां तक विषय चुनाव का, किसी प्रकार से चुनाव के आधार पे इस चीज पे नहीं टिके रहता है कि चुनाव आएगा तब विकास होना चाहिए, चुनाव चला जाएगा तो विकास नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ 24/7 अगर कोई सरकार सत्ता आती है तो उसका यही उद्देश्य होना चाहिए कि एक तरीके से विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए ग्राम लेवल पे। और जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने वोट देके चुनने का काम किया, सरकार को बनाने का काम किया, उनकी यही उम्मीद होती है, यही आशा होती है कि विकास होगा। और निश्चित रूप से विकास कर रहे हैं और हर राजनीतिक दल को विकास के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। और विकास की आधार नींव रखी 2021 में आपने इसकी नींव रखी और 2026 हो गया तो या मैनिफेस्टो हो तब में विकास की चर्चा होती है। 21 में आपने नींव रखी, 26 हो गया, 27 आने वाला है, चुनाव आने वाला है। मेन मुद्दा तो ये है ना कि इतनी देरी क्यों हो गई? कितने टोटल हो गए इस ग्रुप में? अविरल मलिक, देखिए, जहां तक विलंब का विषय है, देरी का विषय, देखिए आपने बहुत से बातें की, अब केंद्र की ही मैं गिना देता हूँ। हमने कहा था 370-35 से समाप्त होगा, हटेगा, आतंकवाद समाप्त होगा और उसके साथ साथ कश्मीर में शांति आएगी। जब कश्मीर में जिस प्रकार की समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। और उसके साथ साथ हमने अगर बात करें जाए राम मंदिर निर्माण की, वो हमारा निश्चित रूप से लक्ष्य था। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट आया, उसके बाद एग्जीक्यूट कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में किया पूर्ण रूप से और लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन रहा। तो साइड बाय साइड निरंतर काम हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, भ्रष्टाचार पे प्रहार रहा, जीएसटी हम लेकर के आए, टैक्स एक रास्ते करके हमने बात की, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो, तमाम सारी योजनाएं हो जो गरीब पीड़ित शोषित वंचित को उद्देश्य रखते हुए चलती हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए सबके मकान की, शौचालय की या फिर बैंक खातों की या फिर एक तरीके से आपको जेवर एयरपोर्ट पर आप पता नहीं कहां लेते जा रहे हैं। धनुष कुमार जी, डॉक्टर धनुष कुमार सर, ये बताइए सर, ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो एक आधारभूत सवाल इस वक्त बीजेपी के सामने खड़ा हो रहा है, समाजवादी पार्टी खड़ी कर रही है, 2021 से शुरुआत हुई, हालांकि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में तो कर नहीं पाई, ये भी है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 21 से शुरू करते करते बहुत देर कर दिए, आते आते बहुत पहले मिल जाना चाहिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नहीं, ये 2 सवाल तो है, लेकिन जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं, देखिए सवाल क्या है कि जो नेशनल प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार करती है, चाहे वो हाईवे हो, बड़ी सड़कें हो। मुझे ताज्जुब होता है जब टीवी पर बैठकर लोग बोलते हैं कि अपने शासनकाल में मौका चूक जाते हैं।
सरकार का काम जो है, मान लीजिए केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्क्राइब किया हुआ है कि केंद्र को ये पावर है और नेशनल सरकार को ये पावर है। राज्य सरकार जमीन अधिग्रहित करके देती है, इतना ही उनको है कि वो अधिग्रहित करके दे दी, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और जो बड़े बड़े, जो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा 25-26 करोड़ का आबादी वाला राज्य है और इतने बड़े सूबे में बड़े बड़े सड़कें हो जाना। लेकिन योगी जी की तो तारीफ करनी होगी ना। समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि बहुत देर की है, लेकिन समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि आपको भी मौका मिला था, 5 साल कम नहीं होता, आपने क्यों नहीं किया? धरातल पर क्यों नहीं उतारा उसे? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज अगर एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये एक प्रशंसनीय काम है सर। ये बात सत्य है, जिसकी वर्तमान में सरकार होती है ना, उसी को काम करने का मौका मिलता है जी। जो सरकार हार जाती है उसका कोई वैल्यूएशन होता नहीं है, चाहे वो जिस किसी पार्टी की हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, बहुत पहले लेकिन उसके पिछले कामों की तो विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अरे सर जी, मान लीजिए मैं अपने घर में आकर बोल दूं कि मुझे 2 कमरे का घर बनाना है और 2 ईंट लगा के मैं चला जाऊं और मेरा बाकी भाई मिलके उसको बना दे, किसका वैल्यू होगा? किसका वैल्यू होगा बताइए ना? मेरा वैल्यू होगा क्या? हम खेत कोड़ दें, उसमें हम फसल ही ना लगाएं, उसको सिंचाई ना करें, काटे ही नहीं। देखिए सवाल होता है, जो सरकार काम करती है ना उसका तारीफ करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। सिर्फ यह कह देना कि मेरा काम किया। अरे भाई, जो सरकार उसी को करने के लिए जनता ने काम दिया है ना। सब पे सवाल उठाते हैं कि भाई अब मेट्रो हमने लाया, क्रेडिट आपने ले लिया, ये कौन सी बात है भाई? आप लाए या नहीं लाए उस बात का तो प्रमाण दिख नहीं रहा उत्तर प्रदेश की जनता पर। नहीं, मैं क्या कर रहा, जो वर्तमान में सरकार होती है ना उसी को आप क्रेडिट भी दे सकते हैं, उसी को आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। मैंने दोनों बात बताया ना आपको, पहले अपने पहली पाली में मैंने बता दिया कि जो जेवर एयरपोर्ट का वर्क है, क्या वहाँ के जो परिधि में 100 किलोमीटर में, चाहे मथुरा या मान लीजिए वहाँ आपको मेरठ, ये सब के लोगों को रोजगार मिलेगा? इस पर सरकार को चिंता करने की जरूरत है। और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कहते हैं ना अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मान लीजिए जो हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे पहले मंत्री थे, उन्होंने एक बात कहा था कि हम जहां एयरपोर्ट विकसित करेंगे वहां के लोगों को सम्मिलित करेंगे। तो बीजेपी से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भैया बीजेपी वाले सरकार, क्या आप वहाँ के गरीब को वहाँ पर नौकरी दोगे? क्या वहाँ के गरीब को आप वहाँ पर दुकान दोगे? दुकान मतलब क्या? जैसे मैं पूछ लेता हूँ कॉर्नर बनाने में उसमें पार्टिसिपेट करेगा? अविरल मलिक, पूछिए। अविरल मलिक, मैं पूछ लेता हूँ आपसे यही प्रश्न जो धनुष कुमार जी कह रहे हैं, बहुत मुख्य विषय है ये, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सभी मेहमान जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चर्चा करेंगे। अविरल मलिक, उसके बाद आऊंगा आपके पास ही, ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक। आइए फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल जी, जो धनुष कुमार कह रहे थे, धनुष जी कह रहे हैं कि आपने लाया, सब कुछ ठीक है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं, किसान हैं, जो विस्थापित हुए हैं, उनके लिए क्या सूपी सरकार ने बनाई है? उसके बाद मैं राजेश प्रजापति के पास सीधे आऊँगा। जी देखिए, साधक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी का विपक्ष के आरोपों का या फिर एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके आरोप का या किसी विषय का, मैं समझता हूँ देखिए इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात या सवाल रहता ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है विकास होना चाहिए, किसी प्रकार से विकास होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। 24/7 हमारी सरकार, सभी अफसरान लगे हुए हैं डेवलपमेंट के उद्देश्य के साथ, तो निश्चित रूप से उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक विषय विकास का, तो विकास के साथ किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना होने दिया जाएगा। ठीक है, विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेगी डबल इंजन की सरकार, वो दिख भी रहा है, आपने धरातल पर उतारा, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, प्रशंसनीय है। लेकिन डॉक्टर राकेश प्रजापति, सवाल इसमें है कि शुरुआत करना और उसे अंजाम तक पहुंचाना दो अलग अलग चीजें होती हैं भैया। अब जनता को रनवे चाहिए, फाइल नहीं चाहिए। 5 साल में आपकी फाइल उड़ ही नहीं सकी। बार आप एक ही प्रश्न कर रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई, एक कहावत है ना, हथेली पर सरसों नहीं जम सकती, ठीक है ना?
और चूंकि जेवर एयरपोर्ट इन भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहे थे अखिलेश यादव जी, तो 1-2-4 महीने में तो हो नहीं जाता। आप समझिए ना इस चीज को। मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि भाजपा के राकेश जी 5 साल कम होता है क्या? ये तो बताए कि बनारस में, मुझे एक मिनट 2012 से 17 के बीच में आपकी सरकार क्या कर रही थी? इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने जा रहे थे बनारस में, क्या वो इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया? 9 साल हो गए। सैफई में तो खूब विकास हो गया 2012 से 17 के बीच में। सैफई में विकास हो गया तो इटावा मैनपुरी में तो खूब विकास हो गया, लेकिन ये ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, इस पर ध्यान ही नहीं गया आप लोग का। एक मिनट, एक सर देखिए, इतनी नफरत एक एंकर को इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए सैफई और उनसे, क्योंकि ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जो जनता के काम नहीं आता हो। अगर सैफई में मेडिकल कॉलेज बना है, नफरत आप लोग को आता है। मुझे लगता है राकेश जी, नफरत आपको इस प्रोजेक्ट से थी, इसलिए आप नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक भाषा शैली से और उससे आभास हो जाता है, बातचीत से इतना आभास हो जाता है कि आप किस वे में कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा बता दीजिए क्यों नहीं उतारा आपने, जो कहने का जो इसको धरातल पर क्यों नहीं उतारा आपने? काउंटर क्वेश्चन से परे आप कह रहे हैं स्टेडियम नहीं बना पाई बीजेपी, उससे परे आप बताइए कि आपने क्यों नहीं उतार पाए? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को उतार पाई? अरे भैया ग्लोबल प्रोजेक्ट था, नहीं ये दुनिया भर की निवेश इससे आए, किसने उतारा? ये हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा भैया। जेवर एयरपोर्ट का पूरा मैपिंग किसके द्वारा की गई, उसका पूरा नक्शा तैयार किसके द्वारा किया गया, उसका खाका किसके द्वारा तैयार किया गया, और उसकी शुरुआत की जो लैंड लेने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो किसकी सरकार में हुआ? ये आप जानकारी करिए ना इस पर। मैंने तो वही कहा कि शुरुआत तो आपने की, लेकिन धरातल पर नहीं उतार पाए। नहीं आप तो क्या वजह रही? शुरुआत तो आपने की, बहुत अच्छी बात है, तालियां होनी चाहिए इसके लिए, आपके लिए, समाजवादी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को उतारने में 9 साल लग गए। आप पूछिए इस चीज को ना, इस चीज को नहीं पूछ रहे आपको 9 साल क्यों लगे। ये प्रोजेक्ट अगर समाजवादी पार्टी की सरकार और चल रही होती, दोबारा आ रही होती, मुझे एक चीज बताइए, गारंटी कह रहा हूँ 2 साल के अंदर पूरा करके दिखाते हम। राकेश जी आप मुझे एक चीज बताइए, 5 साल का समय कम होता है क्या सर? किसी भी विकास परियोजनाओं को प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक का 5 साल का पीरियड कम होता है क्या? सुन लीजिए ना, अब मेरी सुन लीजिए ना। हाँ। 5 साल ज्यादा होते हैं, 9 साल ज्यादा होते हैं साहब? 5 साल में हमने एक स्टेडियम दिया, ये 9 साल में एक स्टेडियम दे पाए क्या? 5 साल में हमने इंटरनेशनल स्तर का एक गंगा आगरा एक्सप्रेस वे दिया, ये दे पाए क्या इंटरनेशनल स्टेडियम का? 5 साल में हमने मेट्रो दी, ये 5 साल में 9 साल में कोई मेट्रो दे पाए क्या साहब? बताइए ना, इस चीज का प्रश्न करिए ना इनसे। 5 साल के अंदर हमने जो है अच्छे जो है जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। 12 जिले 4 लेन से जोड़ने का काम किया। इन्होंने कितने 4 लेन से जोड़ने का काम किया 9 सालों में? 5 साल ज्यादा होते हैं, 9 साल ज्यादा होते हैं? पूछिए ना, दीजिए जवाब दीजिए। ये गिना रहे हैं, पूरा फहरिस्त गिना रहे हैं, हमने क्या क्या दे दिए उत्तर प्रदेश को 5 साल में। हमने 5 साल में दिए, सुनिए सर, हमने 5 साल में दिए, आपने 9 साल में नहीं किया। 9 साल में कितना दिया? अब्दुल मलिक जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राकेश जी का, तो राकेश जी बात कर रहे हैं, वो अपना विषय रखते हैं, लेकिन जो धरातल का विषय ग्राउंड रियलिटी है और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस आधार से जनता वोट दे रही है और जिस आधार पर वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में पहली बार 2017 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के आधार पर हम जनता के मध्य गए और दोबारा से 2022 में मोहर लगाने का काम जनता के द्वारा निश्चित किया गया। और जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार डेवलपमेंट कर रही है, इसीलिए तीसरी बार केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
और जनता ने वोट देने का काम किया, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ तय करती है और जनता ही हमारा मार्गदर्शक है। और निश्चित रूप से वोटर बहुत पॉलिटिकली अवेयर है और कोई भी विपक्ष का भी कोई उम्मीदवार जीता है तो मैं सोचता हूँ विपक्ष के भी उम्मीदवारों का सम्मान है जो जीते हैं लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जीते हैं हमारी सरकार बनी है तो वो भी जनता के द्वारा ही बनवाई गई है। और जो वोट है, वोट का और वोटर का सम्मान किया जाना लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। बहुत जोर से आपने दिखाया, बताइए, संकेत दे रहे हैं आप राकेश प्रजापति। ये देखिए, आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की दशा इतनी रह रही है कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति गैस के बाहर, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाते हुए खड़े हुए, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता, भाजपा का कोई प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं है देश के अंदर लाइन लगी हुई है। कल से सूरत के जो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन है। सुबह लखनऊ के ट्रैक से ये आप परे हो रहे हैं। आज के विषय पर, आज के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, इस पर डिबेट रख लेंगे, किसी और दिन डिबेट रख लेंगे राकेश जी। लेकिन आज जो मुद्दा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उस पर हम बातचीत कर ले तो बहुत मुझे लगता है दर्शकों को भी जानकारी मिलेगी और आपके ओपिनियंस भी मिलेंगे। डॉक्टर धनुष कुमार जी, मुझे नहीं लगता है सर कि इससे बड़ी विडंबना लोकतंत्र में कुछ हो सकती है कि क्रेडिट की राजनीति की जाए। अब एक पार्टी कहे कि भैया हम सरकार में थे, हमने इसकी शुरुआत की, दूसरी सरकार बनी, जनता ने दूसरे पार्टी को मैंडेट दे दिया, सरकार उसकी आई, उसने पूरा कर दिया, क्रेडिट वो ले गए। ये क्रेडिट की राजनीति में आपको नहीं लगता धनुष कुमार जी कि देश पीछे रह जाएगा, प्रदेश पीछे रह जाएगा? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए जो रनिंग सरकार होती है ना, उसी को सारा क्रेडिट जाता अच्छे बुरे का। हमने क्या क्या नहीं किया, देखिए हमें तो वो दिन भी याद है कि पिछली सरकार का मुख्यमंत्री नोएडा के नाम से ही डर जाते थे। वो विकास क्या करेंगे, वो तो डर ही जाते थे, इतने डर जाते थे जैसे लगता था कि इसको सामने में मौत नजर आ रही है, आता नहीं था जी। मैं तो कह रहा डायरेक्ट मैं मौत से तुलना कर रहा हूँ कि पिछली सरकार के जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री जिसकी भी बात कर लीजिए, डेवलपमेंट मिनिस्टर की भी बात कर लीजिए, वो भी नोएडा का नाम सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता। मैं कह रहा क्रेडिट अलग है, लेकिन देखिए जेवर एयरपोर्ट, ये जो नोएडा एयरपोर्ट के बनने से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से 2-3 बातें तो क्लियर है कि जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उस पर दबाव कम होगा, क्योंकि अभी सारा लोड जो है वही ले रखा है। इनके चालू हो जाने से मान लीजिए कि जो भी आसपास के, सपोज दैट करिए जो लखनऊ जाने वाली फ्लाइट है या वहां से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट, उसका दबाव जो है वो कम कर देगा। और दबाव कम होगा तो मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी है उसको डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान आएगा, उसका ब्रेन शार्प होगा, और जो स्थानीय लोग है उसको मतलब ग्राउंड स्टाफ वगैरह में उनको बहाली करने में अच्छा रहेगा। देखिए क्रेडिट अपनी जगह है, जनता ने बीजेपी को चुन ली और सपा को हरा दिया। अब सपा मेहनत करे, इस बार लोकसभा में ले आए ना 37 सीट, चाहे वो जो भी लाए, सरकार बने ना बने, लोगों को लग रहा था सरकार बनना नहीं बनना एक अलग बात है। अभी फिर 2027 में है ना प्रैक्टिस करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बहन जी भी अभी प्रैक्टिस कर रही है। वो भी कह रही है क्योंकि उसने भी अपने समय में शासन दिया, उसके डर से बड़े बड़े वो कहते हैं ना कुंडा का गुंडा, वो सब भी अंदर चले गए थे। तो ये जो है योगी जी को एक श्रेय जाता है, वो है सेफ्टी का। सेफ्टी मतलब सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसी के तहत ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सेफ्टी के माध्यम से कितना सेफ रहेगा, क्योंकि जो विदेश से लोग पर्यटक आएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने, क्योंकि आज जैसे रामनवमी है, मैं रामनवमी की भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा, और लोग उनको देखने भी आएंगे अमेरिका, लंदन, रूस, फ्रांस से, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट यहाँ उतरेंगे। हो सकता है कि लखनऊ का भार कम हो जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं 2-3 सवाल है। क्रेडिट से परे होकर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उनके दुश्मन भी हैं, पॉलिटिकल दुश्मन भी हैं, तब भी उसको श्रेय दीजिए। जब आपको फिर जनता मौका देगी तो इससे बढ़िया काम कर दीजिएगा, बेहतर काम कर दीजिएगा। देखिए मौका चुक जाने पर आदमी जो है ना वो तो बौखला ही जाते हैं। अब रह गई बात बीजेपी गवर्नमेंट, बौखला ही जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी सरकार आएगी तो इससे अच्छा कर लीजिएगा। मुझे याद है कि आपकी सरकार, जब आपकी सरकार थी और जब आप चुनाव में उतर रहे थे, विधानसभा चुनाव 2017 में, तो आपने एक नारा दिया था, काम बोलता है।
याद है राकेश प्रजापति जी? काम बोलता है, और इसी नारे से इसी नारे के बदौलत आप जनता के पास गए थे कि देखिए हमने बहुत कुछ कर दिया, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसी चीजें हमने ऐसे कर दी नायाब तरीके की जो यूरोपियन मॉडल भी नहीं कर पाए। काम बोलता है, लेकिन काम बोलता है वो चीजें धरातल पर एग्जीक्यूट जो कर रही हैं बीजेपी की सरकारें, इसको भी तो आपको क्रेडिट देना, इसको भी तो आपको कहना होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उसको धरातल पर उतारा है। निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा नारा काम बोलता है। क्यों कहा कि भारत के अंदर पहली बार कोई प्रदेश अगर स्टार्ट किया जिसमें 100 नंबर जैसी योजना को स्टार्ट किया तो वो उत्तर प्रदेश था। 102 नंबर योजना अगर किसी ने स्टार्ट की तो उत्तर प्रदेश ने की। 108 नंबर अगर किसी ने स्टार्टिंग की तो वो उत्तर प्रदेश थी। किसी भी प्रदेश में पहली बार केंद्र के बाद, दिल्ली के बाद अगर मेट्रो लाइन सबसे पहले बिछाना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रारंभ किया। 22 महीने के अंदर एक एक्सप्रेस वे बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। एकाना जैसा स्टेडियम बना करके तैयार किया गया, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। कन्या विद्याधन 30,000 की योजना दी गई, समाजवादी पार्टी के द्वारा दी गई। लाखों बच्चों को, उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट करने वालों को लैपटॉप अगर दिया गया तो उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया। बहुत सारी योजनाएं जिनका नाम लूंगा तो मैं बहुत समय लगेगा। ये बताइए क्या काम नहीं बोलता था? लेकिन जनता ने उन्हें हमारे काम को नहीं माना और मैंडेट भाजपा को दिया। हम उसका स्वागत करते हैं, उसको कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बताए, मैंने फ्लुएंसी में इतने काम बताए, बहुत काम किया, भारतीय जनता काम पार्टी बोलता था फ्लुएंसी में। राकेश जी आपका काम बोलता था, लेकिन भारतीय जनता ने जनता नहीं पार्टी माना, अपने कामों के लिए तो मैंने बताए, ऐसे कामों को बता एक बार नहीं दो बार नकारा उत्तर प्रदेश की जनता ने गिना दिए थे। गिनवा दीजिए, ऐसे काम गिनवाइए ना, जैसे मैंने गिनाए। अविरल मलिक ये कह रहे हैं हमारा काम बोलता था और काम बोलता रहेगा, लेकिन फिर भी इनको जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी का विषय हमारी सरकार ने 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव से पहले हमने मैनिफेस्टो में वायदा किया था जनता के मध्य में जाके कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों ने, गरीबों ने, युवाओं ने, सबने वोट देके हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक में, योगी जी के नेतृत्व वाली बैठक में 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ हुआ। ये एक फैक्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से लघु एवं सीमांत किसानों को आगे बढ़ाने का, छोटे किसानों को आगे बढ़ाए जाने का या छोटे उद्योगों को मजबूत करने का, छोटे व्यापारियों को बल देने का प्रयास करने का, और निश्चित रूप से किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का कारोबारी मजबूत हो, आगे बढ़े, इसकी चिंता करने का, या फिर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की चिंता करने का, तो निश्चित रूप से उन्नति तौर पे की गई। और जहां तक विषय है गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित का उत्तर प्रदेश में और दलितों का, तो किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, क्योंकि संविधान कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़ों को मजबूत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और निश्चित रूप से चाहे SC, ST, OBC हो या फिर एक तरीके से EWS वर्ग हो, इकोनॉमिकली वीकर। अविरल मलिक, आपने कहा आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं किसानों को, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां बन रहा है, जिनकी जमीन पर बन रहा है, उन किसानों के लिए क्या सोच है सरकार की आने वाले समय में? जी देखिए, किसान का जहां तक विषय है तो किसान तो हमारी शामिल है। हर राजनीतिक दल को किसान पे ही चर्चा करनी चाहिए। और किसान इस देश की अगर या प्रदेश की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो उत्तर प्रदेश में भी किसानों की है और देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसान एक तरीके कृषि से संबंधित है, किसानी से, खेती से संबंधित है। और जहां तक विषय, पर्टिकुलर विषय का, तो निश्चित रूप से जहां तक उन किसान की बात करी जाए, मुआवजे की बात की जाए और तमाम सारी जो भी समस्याएं होती हैं, हर समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जाए, इसकी हम चिंता करते हैं। और जो भी आवश्यक डिसीजन होगा, स्टेप्स होंगे इन फ्यूचर लिए जाने के, निश्चित रूप से लिए जाए। लेकिन अविरल मलिक, सिर्फ मुआवजा एक पैमाना नहीं होता है, पैसा देना एक पैमाना नहीं होता है। जिन किसानों की जमीन गई है
क्या उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? उनके बच्चों के लिए वहां पर कोई आप स्किलिंग करेंगे, उनको कोई कोटा दी जाएगी, एयरपोर्ट कोटा, जॉब कोटा दी जाएगी एयरपोर्ट में, ताकि उनका भविष्य भी वहां संवर सके? भाई उन्होंने भी तो बहुत कुछ सपना देख करके जमीन दे दिया हो गया सरकार को, मुआवजा अब मिला है, लेकिन मुआवजे के बाद क्या? नहीं, देखिए वो जो भी उनकी मांग रहेगी वो मिल बैठ के निश्चित रूप से तय किया जाएगा। सब कुछ जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय डिसीजन लिए जाने का, जो भी आवश्यक डिसीजन होगा निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार सब लेते हैं और सिविल एविएशन मॉडल बनाया सरकार ने, मिल बैठ के लें। इसके लिए कुछ मॉडल एसओपी तैयार की गई है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ पता है आपको? जरा बताइए हमारे दर्शकों को, अविरल जी। जी देखिए, जहां तक जिस तरीके से आपने मांग की अगर बात की, तो जो अगर उनकी मांग है, उन किसानों की मांग है, ये बात की है। नंबर एक तो मुआवजा होता है, मुआवजे का जो विषय है उसका किस रूप में समाधान हो। और जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए तो जॉब सिक्योरिटी के विषय पे किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, हमारी सरकार लगी हुई है पूर्ण रूप से चिंताजनक अगर विषय की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, माननीय मंत्री जो सिविल एविएशन के हैं केंद्र सरकार में, हम सब लोग लगे हुए हैं और उसी के आधार पे जो भी आवश्यक फैसले होंगे इन फ्यूचर लिए जाएंगे। और जहां तक किसानों का विषय है, किसान हमारी पार्टी में शामिल है। ठीक है, चलिए आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा आने वाले समय में, वो धरातल पर दिखे भी, यही अपेक्षा भी करते हैं। लेकिन हमारे पास 2 मिनट है, अब 2 मिनट में हम सबसे एक रिएक्शन लेंगे, क्विक रिएक्शन लेंगे। डॉक्टर राकेश प्रजापति, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं ये कह रहा था ना, अभी अब्दुल मलिक जी लगातार कह रहे थे कि मैनिफेस्टो में 2017 के मैनिफेस्टो के जो सारे काम थे वो पूरे कर दिए। अब्दुल मलिक जी, कई बार आपके चैनल पर, शायद मेरे साथ पहली बार है इस चैनल पर, कई बार मैं ये प्रश्न पूछ चुका हूँ अब्दुल मलिक जी से कई चैनलों पर कि 2018 में शिल्पकार और मझवार को योगी जी ने बाकायदा सर्कुलर जारी करके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया था। क्या हुआ उसका? और अभी संजय के साथ 5 दिन पहले गोरखपुर में रो रहे थे, पूरे देश के में वो वीडियो वायरल हो रहा है। अरे भाई, रो क्यों रहे हो? आपकी सरकार चल रही है 9 साल से, आप अपने आप को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो, तो देश के प्रदेश के अन्य लोगों को रविकिशन कल कह रहे थे कि वो उनका इमोशन है। ये नहीं, सुनिए सर, बड़ा मुद्दा है ये, करोड़ों लोगों की बात है, करोड़ों लोगों की बात है। अभी संजय निषाद भी 5 दिन पहले गोरखपुर के अंदर रो रहे थे, खूब रोते हुए वीडियो आपने भी चलाया होगा, नहीं चलाया होगा तो देख लीजिएगा। आप ये बताइए, आप एक कैबिनेट मंत्री 9 सालों से भाजपा के अंदर है, वो अपने आप को न्याय नहीं दिलवा पा रहा है, तो आम जनता को कैसे न्याय दिलवा पा रहा होगा? प्रिया पटेल जी लोकसभा में बोल रही है कि आरक्षण के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, आरक्षण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अरे आप 12 सालों से केंद्र में मंत्री बनी हुई हो, संजय निषाद के रोने पर भी प्रश्न उठा रही है समाजवादी पार्टी। लोग क्यों नहीं है? रविकिशन हालांकि कल मजाकिया अंदाज में कह भी रहे थे कि वो उनका इमोशन है, अपने समाज की खातिर वो अपना इमोशन दिखा रहे थे। अविरल भाई, नहीं, सुनिए जल्दी से, उसके बाद हम धनुष कुमार के पास जाएंगे, धनुष जी के पास जाएंगे। अविरल भाई, नहीं हो गया राकेश जी, हो गया आपका। अविरल जी को जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं धनुष जी के पास जाऊंगा। देखिए, जहां तक राकेश जी का विषय, राकेश जी ने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए हमारे यहाँ सबको अधिकार है बोलने का, हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सबको अधिकार है विषय रखने का, बोलने का, राइट इन द स्पीच है, अपना विषय रखने का अधिकार है। और निश्चित रूप से बोला जाता है, मंच से भी जो विषय होता है वो एक तरीके से कहते हैं हमारे सभी गठबंधन के साथी। और ठीक है, एक संक्षिप्त में कंक्लूजन ले लेते हैं धनुष कुमार जी से इसी मुद्दे पर, इसी ट्रैक पर रहते हुए। धनुष कुमार जी, उत्तर प्रदेश की रफ्तार को, पर्यटन को इससे रफ्तार मिलेगी? कहां तक आप इससे कहां तक रफ्तार मिलेगी, कहां तक सहमत हैं आप? धनुष कुमार जी, देखिए ये तो तय है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है जी। लेकिन असली सवाल यह है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसको आप क्षेत्रीय कह सकते हैं, क्या उनको वहाँ इस विकसित एयरपोर्ट में मिलने वाले इकोनॉमिक लाभ, क्या जैसे, चलिए ठीक है। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी आपका, धनुष कुमार जी आपका, और अविरल मलिक, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया डिबेट पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश को एक नई उड़ान इससे मिलने वाली है, वो धरातल पर उतरने वाली ये प्रोजेक्ट, इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जेवर बन करके उभरे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही उम्मीद भी उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। इंफ्रा में बढ़ोतरी हो, इससे उत्तर प्रदेश
लगातार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये भी उम्मीद है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।